वंदे मातरम। मैं अजीत प्रताप सिंह ज्ञान ज्योत विद्यालय की ओर से आप सभी बच्चों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भगवान से, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को सत्बुद्धि प्रदान करें और आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। आज हम कक्षा 8 का चैप्टर 6 का शेष भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप पहले जानते थे कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने शासन किया और हमारे देश को कंगाल बनाया। हमारे देश का कच्चा माल सामान ले जाकर अपने देश में बेचा। हमारे यहाँ के जो कच्चे माल होते थे उसको कम पैसे में खरीदते थे और अधिक दामों में वहाँ पर जाकर बेचते थे और वहाँ के माल सामान को यहाँ पर लाकर अधिक दामों पर हमारे देश के लोगों को बेचते थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कच्चा माल क्या है और कच्चे माल के उदाहरण, साथ ही साथ आपने देखा कि जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे तो उस समय हमारे देश के किसानों की हालत और हमारे देश की कृषि की हालत कैसी दयनीय हो गई। तो साथ ही साथ पिछले वीडियो में आपने ये भी देखा कि सामाजिक जीवन को किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश में ग्रहण लगा। आज की चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय व्यापार और उद्योग धंधे। अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे भारतीय व्यापार और उद्योग धंधों का कैसा उस समय विनाश हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें हमारे देश में कुछ कुरिवाज थे, उनके प्रति लोगों के विश्वास और विलियम बेंटिक के द्वारा इस पर लगाया गया प्रतिबंध पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारे देश में सर्वप्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि मैकाले ने हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई। तो ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं भारत का व्यापार और उद्योग। भारत के करखे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की आपूर्ति करते थे। यानी हमारे देश में जो करखे चलते थे, जो हाथ से बुनकर चलाते थे, वो पूरे वर्ल्ड में, यूरोप और एशिया की बात करें तो सभी मालों की, जितनी भी मालों की ज़रूरत होती थी उसकी हमारे ये आपूर्ति कर देते थे। मतलब इतना हमारे देश में हमारा जो हस्त उद्योग है वो बहुत ही विकसित था। अब जो पश्चिमी व्यापारी थे यहाँ हमारे देश में माल खरीदने आते थे। हमारे देश में सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़े बनते थे जिसकी मांग विदेशों में बहुत रहती थी। आपको पता ही है, जब हमारा देश आज़ाद होने के पहले हमारा देश जो था उसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित था, पाकिस्तान भी सम्मिलित था। तो उस समय बांग्लादेश में यानी प्रेजेंट टाइम में हमारा देश से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था। तो ढाका जो बांग्लादेश में है प्रेजेंट टाइम में, वहाँ की मुलायम बारीक मलमल की बहुत अधिक दुनिया में मांग थी। इसके अलावा हमारे देश में सोरा, नमक, मिसरी इत्यादि मालों का भी निर्यात होता था। मतलब ये चीज़ें हमारे देश में बनती थी और दूसरे देशों में जाकर बेची जाती थी। इसके बदले में भारत जो है लोगों से बेशुमार सोने चांदी का आयात करता था। ठीक है, यानी हमारे देश में बहुत सारा सोना चांदी आता था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हम उस समय कितने धनी थे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश से माल दूसरे देशों में, यूरोप और एशिया में जाता था। लेकिन इन अंग्रेज़ों ने हमारे देश को, हमारे व्यापार को, हमारे उद्योगों को चौपट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज शासन लागू होते ही हमारे देश की ये स्थिति एकदम बदल गई। इन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में
जो हमारे देश में सोने चांदी की प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो सोना चांदी दूसरे देशों से आता था, अब वो दूसरे देशों को जाने लगा। हमारे देश को इन अंग्रेज़ों ने कंगाल कर दिया। ऐसा सोचकर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि हमारे देश की औद्योगिक क्रांति को एकदम नष्ट कर दिया इन अंग्रेज़ों ने। उस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अंग्रेज़ों ने केवल बंगाल में से ही की। और अगर बच्चों आप आज के हिसाब से गिनो तो 500 रुपये मात्र 2 दशक के शासन में वो ले गए। 500 करोड़, यानी हमारे यहाँ से 500 करोड़ रुपए वो 2 दशक के समय यहाँ से ले गए, और सिर्फ बंगाल से। तो सोचो हमारे पूरे देश की संपत्ति कितनी रही होगी। इन अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा और खाया। बच्चों, आप अपने दादा दादी से जानकारी प्राप्त करो कि आज जो लाख और करोड़ रुपए की बात हम कर रहे हैं, उस समय 1000 रुपये की क्या कीमत थी। रुपए की कीमत क्यों घट गई? रुपए गाड़ी के पैसे जैसे थे, और क्यों? यानी हमारे देश में रुपए गाड़ी के पहिए जैसे थे, और क्यों? और उस समय जब हम छोटे थे तो जो 1 रुपये में जो है ना बहुत सारा सामान मिलता था। और आज देखिए, अगर हम आप हजार की बात मैं करता हूँ, आप 20-25 हज़ार रुपये भी लेके जाओ तो आपका सामान भरेगा ही नहीं, खाली ही रहेगा। उस समय 1 रुपये की बहुत कीमत रहती थी, बहुत सारा सामान मांगता था। तो इसका रीज़न था महंगाई कम थी। ठीक है, आप अपने दादा दादी से जानकारी प्राप्त करिए कि आज जो लाखों रुपए मिलते हैं बच्चों, ठीक है, वह उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन था, यानी आज से 50 साल पहले उसकी क्या कीमत थी। और ये रुपए की कीमत क्यों घट गई? और रुपए गाड़ी के पहिए के जैसे थे, और तो क्यों थे? ठीक है, चलो अभी आगे चर्चा करते हैं कि भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में एकत्र हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। देखो कितने चालाक हैं ये अंग्रेज। हमारे देश के जो कच्चे माल हैं, जिनसे नई नई वस्तुएं चीज़ें बनाई जाती हैं, और हमारे देश से इकट्ठा करते और अपने देश ले जाते, वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर दिए। यानी हमारे देश का चीज़ अपने देश में ले आकर वो बिजनेस करने लगे। कितने चालाक है ये इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना, जिसे जकात कहते हैं, चुंगी टैक्स कह सकते हो, ठीक है, यानी अंग्रेज़ों के यहाँ का जो माल सामान बनता था उसे बिना चुंगी के लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ के जो कपड़े ले जाते थे उस पर वो 80% जकात यानी टैक्स लगाते थे। कितने दुष्ट थे ये लोग। और इसका रिजल्ट ये निकला बच्चों, इसका परिणाम ये निकला कि जो भारत में उत्पन्न होने वाले माल सामान थे वो महंगे पड़ने लगे। और इस वजह से इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग और उद्योग धंधे एकदम नष्ट तो नाबूद हो गए। इस अंग्रेजी नीति के कारण हमारे देश में कपड़े बनाने, तो इन अंग्रेजों ने हमारे देश का माल सामान पर टैक्स ज़्यादा लगाते थे, 80% कर लगाते थे। और इस वजह से हमारे देश की जो गृह उद्योग धंधे हैं वो एकदम चौपट हो गए। इस नीति के कारण भारतीय हस्त उद्योग तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। और ये सब अंग्रेज़ों की नीति थी। वो तो चाहते ही थे कि भारत कंगाल बने और वो भारत इसका फ़ायदा उठाए। अब अंग्रेज़ों की नीति से कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज़, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे देश के, ये देखिए इन लोगों की कंडीशन कैसी हो गई इन अंग्रेज़ों की वजह से। अब हमारे देश की इस अंग्रेजी नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु बनाने वाले, शीशे का कार्यक्रम करने शीशे का उद्योग करने वाले, कागज़ बनाने वाले, नावों को बनाने वाले अनेक कारीगर हमारे देश में एकदम नष्टो नाबूद हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे भारत के ग्रामीण कारीगरों को गरीबी बढ़ने लगी। यानी हमारे देश में जो गाँव के जो
उद्योग धंधे थे, जिसे लघु उद्योग यानी हस्त उद्योग, ग्राम उद्योग कह सकते हो या गृह उद्योग कह सकते हो आप, एकदम नस्तो नाबूद हो गए और हमारे देश में गरीब किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई इन अंग्रेज़ों के कारण। बच्चों विचार कीजिए कि आज के समय में ग्राम स्तर पर कौन कौन से गृह उद्योग देखने को मिलते हैं, यानी आपके गाँव में कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो होते हैं, नॉर्मली आप देखते हैं। तो आपको सोचना है कि गांव में जाकर, आप गांव में इस समय होंगे तो चर्चा देखिएगा जाकर कि कौन कौन से उद्योग धंधे गांव में स्थापित हो रहे हैं। अब अगला टॉपिक है कि सुधारों के प्रति संदेह, यानी इन अंग्रेज़ों ने सुधार तो किया लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छिपा हुआ था। तो चलिए पढ़ते हैं। विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ। यानी जब ये विलियम बेंटिंक हमारे देश में गवर्नर जनरल बनकर आया तो अंग्रेज़ों की नीति जो थोड़ा हमारे देश के प्रति उदार हुई, इसका परिवर्तन ये हुआ, यानी इसका थोड़ा सा प्रभाव ये पड़ा हमारे देश पर। इस वजह से अंग्रेज़ शासक हमारी प्रजा के जीवन के में थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने लगे, यानी हमारे लोगों के जीवन के बारे में उनको थोड़ा सा विचार आया कि हाँ इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो उस समय थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिंक ने हमारे देश का मान सम्मान, यानी विलियम बेंटिंक ने हमारे देश के अंदर हो रहे कुछ कुरिवाज थे उन पर थोड़ा सा सुधार किया और विलियम बेंटिंक का जो प्रभाव है अंग्रेज़ों के प्रति, मतलब हमारे हिंदुस्तान के प्रति, वो थोड़ा सा अच्छा था और हम लोग भी उनके प्रति थोड़ा उदार बन गए और उनको थोड़ा सा मान सम्मान देने लगे। बेंटिंक ने अपनी कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया, यानी आप जानते थे कि पहले अंग्रेज ही रखे जाते थे। कोई भी XYZ कोई भी क्षेत्र ले लो, उसमें अगर कोई भी बड़ा अधिकारी है या सैनिक है या कोई भी कर्मचारी है तो अंग्रेज ही होता था, भारतीय होता ही नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह होती थी यहाँ की शिक्षा, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजी आती नहीं थी और हमारे देश में अंग्रेजी का उतना प्रभाव था नहीं, इस वजह से। अब बेंटिंक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान देकर अदालत में न्याय मांगने वालों को मातृभाषा उपयोग करने की छूट दी। यानी मतलब क्या इसका होता है कि पहले जो आपको अदालत में अपनी बातें रखनी हैं तो आपको अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी, आप अपनी मातृभाषा यूज नहीं कर सकते, आप हिंदी नहीं बोल सकते, आप मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी कुछ भी नहीं बोल सकते हो, सीधे आपको अंग्रेजी ही बोलना है। तो इस वजह से इनके आने से थोड़ा सा ये सुधार हुआ और अपनी बात रखने का हमारे भारतीयों को मौका मिला। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने की राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। बेंटिंक ने इन निवेदकों के सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए 1829 में एक कानून बनाया। बच्चों, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कुरिवाज थी कि जब किसी का भी पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, उसके साथ जला देते थे। उस समय राजा राम मोहन राय हमारे देश के समाज सुधारक के रूप में आगे आए, लोगों को बताया कि भाई ये गलत है, किसी को उसकी मृत्यु के पहले मार डालना ये तो आत्महत्या हो गई। लेकिन हमारे देश में कुरिवाज थे, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, इन्हीं कह सकते हैं उग्र विचारधारा के लोग थे। तो इसको वो मानते थे कि हमारा ये रीति है, हमारा रिवाज है, इसे हम नहीं बंद करेंगे। इसके साथ साथ हमारे देश में उस समय बहुत सारे कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, छोटे बच्चे थे उसकी शादी कर देते थे। आपको पता था कि उस समय हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतने सारे वैक्सीन नहीं बने थे जैसे आज के समय में कोरोना है। कोरोना के वजह से कितने लाखों लोग मर जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि कोरोना की वजह से आप घर पे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसी समय पहले हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, ये सब बहुत सारे जो बीमारियां होती थीं, इससे लोग मर जाते थे। तो जब आप जानते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत कम होती है। अब आप बचपन में शादी कर दोगे, बच्चा है बीमार हुआ मर गया,
तो अब क्या उस दूसरी लड़की की जिम्मेदारी है बेचारी की, उसको भी मार डालोगे? तो उसको भी जला देते थे। जब किसी का पति मर जाता, उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा है या नहीं है, दूसरी चिता जलाकर मार देते थे। ये है आपकी सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उन्हें सहयोग मिला विलियम बेंटिंक जी का। उन्होंने 1829 में कानून बनाया और इस प्रथा को सदा के लिए नष्ट किया। फिर भी हमारे देश के लोगों को लगा कि ये अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब हमारे रीति रिवाजों पर भी इनका बंदिश हो गया है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। हमारे देश के कुछ रूढ़िवादी लोग इस चीज़ को संदेह की नज़र से देखने लगे। बच्चों, मेरा मानना है कि विलियम बेंटिंक जी ने जो किया ये बहुत अच्छा किया। किसी को उसकी मृत्यु के पहले, अगर उसको जब स्वाभाविक मृत्यु हो रही है उसके पहले जलाकर मार देना, ये तो आत्महत्या हुई। यानी उसको मार देना ये तो किसी को मार डालना ही कह सकते हैं हम। तो बेंटिंक जी का ये सुधार बहुत ही अच्छा था। लेकिन हमारे देश के जो कुछ रूढ़िवादी लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगता था। अब कंपनी ने, सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च रखने का प्रस्ताव किया था। यानी कंपनी सरकार जो है वो हमेशा हर साल 1 लाख रुपए देती थी कि चलो भाई आज शिक्षा के लिए खर्च करो। लेकिन होता क्या था कि वो चीज़ अमल में नहीं होती थी, लोग खा डालते थे, बिचवलिए लोग खा डालते थे। लेकिन जब बेंटिंक जी आए, उन्होंने एक शिक्षा समिति बना डाली और उसमें 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया कि क्यों ना हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। इसका पूरा नाम है लॉर्ड मैकाले। मैकाले द्वारा जो शिक्षा शुरू की गई, इस शिक्षा पद्धति से हमारे भारतीय युवक को मनोवांछित लाभ तो नहीं मिला, पर उन्होंने इस शिक्षा को सीखकर, यानी अंग्रेजी सीखकर अपनी विचारधाराओं को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे। अब आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में जितना हम हिंदी को महत्व नहीं देते हैं ना, उतना हम अंग्रेजी मीडियम को महत्व देते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मैकाले की नीति। मैकाले ने कहा भारत में अब शासन करना संभव नहीं है, इसीलिए भारत के लोगों को, यानी अब वैचारिक रूप से अब इनको ऐसा बना दो, इन युवकों को बना दो कि ये अंग्रेज बन जाएं। आपको पता है हमारे देश की जो प्राचीन शिक्षा थी वो कितनी अच्छी थी। हाँ, आप इतिहास भूगोल उठा के देखिए, आप रामायण महाभारत देखिए, उसमें आपको कैसे, अगर अर्जुन अग्निबाण करते तो अग्नि निकल आती थी, फूलों की वर्षा करना चाहते तो फूलों का वर्षा करना शुरू कर देते थे। योग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसको इन अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। और आज जिसके मुख पर देखो बस अंग्रेजी मीडियम पढ़ेगा मेरा बेटा, और अंग्रेजी मीडियम पढ़कर वो अंग्रेजियत उसके अंदर आ गई। हमारा भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज को तो वो भूलता जा रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा मानना है कि मैकाले की नीति थी, कितना घमंडी था, आपको विचार आना चाहिए। वो उसने कहा कि ये जो पूरा एशिया देश है, यानी एशिया जो है, हैं, एशिया की पूरी लाइब्रेरियों को मिला लो और हमारे जो ये इंग्लैंड है उसमें एक लाइब्रेरी के बराबर पूरी लाइब्रेरी की पुस्तकें होंगी। इतना वो घमंडी था, उसने कहा। तो मैकाले की शिक्षा नीति, और मैकाले ने ऐसे नहीं कहा, उसने लगभग दो साल हमारे देश के हर एक क्षेत्रों में पर भ्रमण किया, पूरे भारत का उसने भ्रमण किया, तब उसने एक नीति निकाली। तब जाकर उसने ये शिक्षा, यानी अपने मीटिंग में प्रस्ताव रखा और उसने बोला कि भारतीयों को अब ज़्यादा देर हम यहाँ उनको शासन नहीं कर सकते,
तो ऐसा करते हैं कि ऐसी नीति डालो ताकि ये हमेशा के लिए अंग्रेज बन जाए। और आप सही देख रहे हैं कि आज सभी को अंग्रेजी मीडियम बहुत पसंद है। बच्चों अंग्रेजी पढ़ो, ऐसा मत, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो रीति रिवाज, हमारे सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, उसको भी हमें देखना चाहिए। आपको पता है हमारे देश के गांधी जी मैकाले द्वारा शिक्षा की पद्धति को बहुत विरोध करते थे। गांधी जी ने तो कहा कि ये गुलामी की शिक्षा है। भारत में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई, यानी हमारे देश में सर्वप्रथम 1857 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे, फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी निर्माण होने लगे। इसीलिए गांधी जी ने इसको कहा कि भैया ये गुलामी की है, क्योंकि अंग्रेज लोग इस शिक्षा से अंग्रेज लोग अपने लिए नौकर ढूंढ लिए, क्योंकि अब हम अंग्रेजी पढ़े लिखे हो गए, अंग्रेजी हमको आने लगी, तो हम अंग्रेज हो ही गए ना, और अंग्रेजों के लिए हम काम करने लगे। इस वजह से गांधी जी ने इसे अंग्रेजी शिक्षा गुलामी की शिक्षा कहा। अच्छा, इससे हमें एक लाभ ये भी हुआ कि हम अंग्रेजों के लोगों के सामने अपनी विचार को रख पाए, क्योंकि जब हम अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं तो अपनी भाषा को हम कैसे उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ हमें लाभ भी हुआ। देखिए, यहाँ पर विचार करना है कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्यों शुरू की थी। बच्चों सोचिए, क्यों शुरू किया, उसके पीछे उसका रीजन क्या था। क्या वो ये चाहते थे कि हमारे लिए बने बनाए नौकर मिले, हमें अंग्रेजी, हमारे लिए और काम आसान हो, या वो चाहते थे कि भारतीयों को हम वैचारिक रूप से इंग्लैंड वाला बना दें। तो आप विचार करिए, सोचिए कि हमारे प्राचीन शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर है, और अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम, साथ ही साथ हमारे पुराने जो रीति से जो आश्रम के द्वारा जो हमारी विद्याएं दी जाती थी, उसमें और आज की शिक्षा में क्या अंतर है। अब विचार करिए और सोचिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेश व्यवहार की जरूरत थी। इसलिए अंग्रेजों ने, यानी चूंकि अब अंग्रेज लोग हमारे देश में उद्योग धंधे स्थापित कर लिए, व्यापार कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से मान लो बंगाल से उनको कोई सामान को ले जाना है, और ले जाना कहाँ है उनको, दिल्ली। तो उसके लिए उनको कोई चीज़ चाहिए ना, मतलब कोई साधन तो चाहिए ना। तो उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुविधा के लिए नए नए यंत्रों की खोज की और हमारे देश में इसका आविष्कार किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए हितकर साबित हुआ। हिंद में भी इनका उपयोग किया उन्होंने, और तो हमारे देश को इसका लाभ मिला। सैन्य अंकुश रखना है, सेना पर अंकुश रखना है, तो इसके लिए उन्होंने इसका एक उद्देश्य यानी किया, भाई माल सामान का उपयोग करना है उचित ढंग से, तो इसके लिए भी किया इन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने रेलवे लाइन की शुरुआत कर दी। अपना सामान ढोना है, माल सामान वस्तु ले जाना है, तो इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन शुरू की। और सबसे पहले हमारे देश में 1853 में मुंबई थाने के बीच में रेलवे लाइन शुरू की गई। ये अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया था ना, कि हमारे हित के लिए, कि भारतीयों के हित के लिए किया था, नहीं, अपने हित के लिए किया था कि हमारा सामान, माल सामान यहाँ से वहाँ आसानी से पहुँच जाए। समझ रहे हैं ना, हमारे लिए नहीं किया था। लेकिन फिर भी हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ, यानी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आज हमें लाभ मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ा वाहन व्यवहार का जो साधन है वो है रेलवे, और सबसे सस्ता भी है। तो हमें इस बात के लिए अंग्रेजों का धन्यवाद भी करना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया। अब रेलवे लाइन शुरू करने के साथ साथ अंग्रेजों को यानी संदेश व्यवहार के लिए भी कुछ ज़रूरत पड़ी।
भाई माल हमारा वहाँ से यहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, है ना। इसके लिए उन्होंने यानी संदेश व्यवहार यानी टेलीफोन की ज़रूरत पड़ी। तो आप जानते हैं उस समय इतना आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1854 में डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति को उन्होंने अपनाया, यानी हमारे देश में शुरू किया। किस सन में? 1854 में डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति की। आप पूछिए अपने पापा से, जब वो छोटे थे तो उनके पापा अगर कहीं काम करने जाते थे तो चिट्ठी लिखी जाती थी, और वो चिट्ठी 1 महीने बाद उनके यहाँ पहुँचती थी। उसमें सारा हाल चाल लिखते थे कि मम्मी ठीक है, घर में कब सब है, कपड़ा बन यानी घर में सब कुछ ठीक ठाक है, खेती में सब कुछ अच्छा है, वगैरह वगैरह सारे हाल चाल लिख कर भेजा जाता था। और वो चिट्ठी पापा को मिलती थी कब? 1 महीने बाद। फिर वहाँ से पापा चिट्ठी लिखते थे, और वो चिट्ठी कब मिलती थी? उनको भी 1 महीने, यानी हमारी बात को हम अपने घर तक पहुँचाने में 2 महीने लग जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम मोबाइल के द्वारा तुरंत के तुरंत अपने माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई। लेकिन उसके पहले तो कुछ भी नहीं था भारत में, यानी आपको किसी से मिलना है तो पैदल जाना पड़ेगा, सड़कें भी नहीं थी, और आपको ग्रुप में जाना है नहीं तो लोग रास्ते में लूट लेते थे। आज तो बहुत सारे साधन व्यवहार बन गए। तो बच्चों हमारे देश में सबसे पहले 1854 में डाक और तार संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापा खाना और समाचार पत्र भी, ये आप जो न्यूज़पेपर देखते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था, तो न्यूज़पेपर शुरू किए गए। और आज तो आप देख रहे हैं बहुत सारे चैनल हैं न्यूज़पेपर के, है ना, उन सब का आप देखते हैं कि अपने टीवी में कि बहुत सारे चैनल हैं जो कि लोगों की समस्याओं को, हमारे देश के समस्याओं को, हमारी पर्सनल समस्याओं को भी कभी कभी उठा देते हैं नेताओं की समस्याओं को, राजनेताओं की, पॉलिटिशियन की, क्रिकेटरों की, हम मतलब पूरे भारतीयों की समस्याओं को हमारे जो ये समाचार पत्र हैं वो अगर हम उनसे कहें तो उठाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। हमारे देश के हित के लिए वो ऐसा करते हैं, हमारे लिए ऐसा करते हैं। तो पुराने ज़माने में ऐसा कोई सुविधा नहीं था, लेकिन 1854 में तार और डाक व्यवहार की पद्धति शुरू की गई। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेज़ों के हित के लिए थे, यानी बच्चों ये जो सुधारे हुए हैं वो अंग्रेज़ों के हित के लिए किए गए थे, उनकी सुविधा के लिए किए गए थे। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के उद्देश्य के लिए या भारतीयों के लिए आशीर्वाद बन गए। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि किया तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए, लेकिन छोड़ गए हमारे बच्चों के लिए, यानी हमारे लिए, आपके लिए। तो इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रवाहों से अवगत हुआ, यानी कि जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ लिए तो विश्व के प्रवाहों का मतलब है कि उनके लोगों की बातों को हम समझ सकते हैं, क्या वो कह रहे हैं, या हम अपनी बातों को उनको प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अवगत कराना मतलब हम उनको बताएं, उनको ये बताएं कि भाई ये चीज़ है, हमारे पास ऐसी समस्या है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि हमारे देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति को खूब महत्व मिला, और हमारे देश की सुधार में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ। समाचार पत्रों के माध्यम से, तार के माध्यम से, रेल के माध्यम से, डाक टिकट, रेलवे के माध्यम से लोगों के बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब नज़दीकियाँ कैसे बढ़ने लगी? भाई हमें किसी के यहाँ जाना है तो 2 मिनट में हम आराम से, मान लो उस ज़माने में होते, मान लो आपके जैसे मेरा घर है और मेरे नाना का घर है, उनके घर के बीच में 10 किलोमीटर का अंतर है, तो हम उनके घर अगर हमें जाना होता तो मैं पैदल निकलता, और पैदल जाने में 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो लगभग आधा दिन तो बीत ही जाएगा। लेकिन आज हमारे पास बाइक है तो हम आधा घंटे में, क्या 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। रोड अच्छी बनी है तो बस 10 मिनट में वहाँ पहुँचे, हाल चाल लिए चले आए। या अगर हमें नहीं जाना है तो हमने फ़ोन कर दिया, फ़ोन से बातचीत कर ली। तो इन सारी सुविधाओं की वजह से, जैसे कि समाचार पत्र की वजह से, तार, डाक, रेलवे की वजह से हमारे देश के लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी।
और एक दूसरे के साथ संपर्क में आए, एक दूसरे के रीति रिवाज, एक दूसरे के समस्याओं को जाना समझा, ऐसा किया। तो ये जो अंग्रेज़ों के सुधार हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुए, और ये जो सुधार है हमारे देश की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृति, समाज सुधार के प्रति काफ़ी भूमिका अदा की। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के सुधार हमारे लिए कहीं ना कहीं हितकर साबित हुए कि ये तो अपने लिए, लेकिन ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए कहीं बहुत अधिक लाभप्रद साबित हुए। बच्चों, प्रवृत्ति है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारत में राष्ट्रवाद जागृत करने वाले नेताओं के नाम की सूची बताइए कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को पाकर भारतीयों को प्रति राष्ट्रवाद जगाने में कौन कौन से लोगों का योगदान था। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, है ना, बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश के लोगों को जागृत करने में अपना योगदान दिया। तो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके प्रश्न हल करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।